हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं आपका चैप्टर पोइट एंड पैनकेक्स बाय अशोका मित्रन। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। आप लोगों को दुविधाजनक लगता होगा, बाकी बहुत ही अच्छे वे में, इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको आज ये चैप्टर क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो जैसा कि हम अपना जो सिलेबस है क्लास 12th RBSC इंग्लिश कंपलसरी, जो हम बहुत ही अच्छे से सीक्वेंस से पढ़ते जा रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट अरेंज्ड है। आप रेगुलर क्लासेस लीजिए। हमने प्रीवियसली सारे चैप्टर्स आपके फ्लेमिंगो के हैं वो डिस्कस कर लिए हैं विद क्वेश्चन आंसर्स अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड। ठीक है, अब अपने बोर्ड के अकॉर्डिंगली अपन ने क्वेश्चन, आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैंने विद चैप्टर करवाए हैं। अब आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं आपका जो चैप्टर है पोइट एंड पैनकेक्स, इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो। ओके, तो बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और आप अगर नए हैं तो आपको बता दूं मैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सीक्वेंस है। हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी RBSC है ना, इसका सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। और आप अगर क्लास 12th के विद्यार्थी हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। क्योंकि हम टिल दी बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से हम हमारी फ्लेमिंगो कंप्लीट करेंगे, देन विस्तास, देन हमारा शॉर्ट कंपोजिशन, देन हमारी ग्रामर, देन उसके बाद हम जब बोर्ड पास आ जाएगी तब हम जो इम्पोर्टेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, बाकी जब हमारा नवंबर या दिसंबर में हमारा सैम्पल पेपर आ जाता है, मॉडल पेपर आ जाता है, ब्लू प्रिंट है ना, जिसे आप ब्लू प्रिंट कहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं है ना। बाकी वो आ जाएगा तो हम उस ब्लू प्रिंट के भी डिस्कस कर लेंगे, प्लस आपको वीडियो लेक्चर सब अच्छे से मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे से। आपको ग्रामर भी वन शॉट में करवा दूंगा विद प्रैक्टिस। ओके, चलो हम बात करते हैं। अगर आप, चलो चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए, प्लेलिस्ट अरेंज है। चलो, पोइट एंड पैनकेक्स। अच्छा, कवि और पैनकेक्स। अब पैनकेक्स क्या होता है भाई? खाने वाला कोई पैनकेक नहीं है। पैनकेक यहाँ पे हम बात करेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा देख लो। एक्सर्प्ट फ्रॉम माय डेज विद बॉस। ठीक है, जो अशोका मित्रन है ना, आपके जो ऑथर है, ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि जब वो, ये एक इनकी बुक है माय डेज विद बॉस है ना, इसी का एक पार्ट है। एक्सर्प्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब पार्ट, भाग। ठीक है, उसी में से लिया गया है इस चैप्टर। ठीक है, इट इज ऑथर्स टाइम व्हेन ही वर्कड इन जिमनी स्टूडियो। देखो, मैं आपको बता दूं, गिमनी स्टूडियो एक समय पे बहुत फेमस स्टूडियो हुआ करता था। फिल्म इंडस्ट्री, जब उस टाइम की बात हो रही है 1940 समथिंग की है ना, फिर 1940 के बाद की बातें हैं, तो बहुत पॉपुलर जो स्टूडियो रहा है वो क्या रहा है? गिमनी स्टूडियो। नाम ध्यान रखिए, गिमनी स्टूडियो। तो भाई ये फेमस स्टूडियो। चलो, इन दिस आप सुन लीजिए सीक्वेंस, आप कनेक्टेड रहिए बस। ठीक है, पूरा जो आपका कंसंट्रेशन है वो यहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छे से अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं इस चैप्टर। वी नो अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री एट दैट टाइम। उस समय की जो फिल्म इंडस्ट्री थी ना भाई, उसकी बात करेंगे हम इस चैप्टर में। हमको पता चलेगा कि उस समय ये स्थिति थी। ठीक है, तो गिमनी स्टूडियो मद्रास, पहले मद्रास था, अब मद्रास का नाम चेन्नई हो गया है ना, तो ये वहां था। फाउंडेड बाय SS वासन। SS वासन बहुत ही फेमस उस समय स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर रहे हैं है ना, तो उन्हीं का स्टूडियो था ये। और इस स्टूडियो में कितने मेंबर्स थे? 600 मेंबर्स थे, और स्टैब्लिश इन 1940 में हो गया था। तो थोड़ा सा ओवरव्यू आपको आपके चैप्टर का समझ आ गया। हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, चलो पैनकेक्स। अब पैनकेक्स पर आता है, हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। पैनकेक क्या है भाई? पैनकेक है एक मेकअप ब्रांड। ठीक है, मेकअप होता है ना, जो मेकअप करते हैं लोगों को, उस तो मेकअप प्रोडक्ट है एक। और वो प्रोडक्ट किस ब्रांड का है? पैनकेक ब्रांड का। तो उस समय जो गिमनी स्टूडियो में जो मेकअप यूज किया जाता था उसका नाम है पैनकेक। समझ में आ गया आपको? ए मेकअप ब्रांड यूज्ड इन गिमनी स्टूडियो। ठीक है, यूज फॉर एक्टर एक्ट्रेस। चलो मैं बताता हूं आपको। चलो हाँ, तो ये हैवी ट्रक्स लोड्स कर करके गिमनी स्टूडियो में मंगवाया जाता था क्या? पैनकेक्स। समझ में आ गया आपको पैनकेक्स क्या है और ये क्यों यूज किया जाता था? ये यूज किया जाता था जो एक्टर एक्ट्रेस होती थी ना, जब, अब देखो स्टूडियो में एक्टर्स एक्ट्रेस जो भी थी, उनको मेकअप करने के लिए, उनके जो भी स्किन रिलेटेड जो भी चीजें होती थी, उनको गोरा करने के लिए, तो इतना ज्यादा एकदम पेंट कर दिया जाता था उनके चेहरे पे। मतलब ये आपके ऑथर कहते हैं कि ये
एक ब्यूटीफुल इंसान को अगली बना देता है। अब बल्कि अगली को ब्यूटीफुल बनाया जाता है ना, मेकअप से, लेकिन ये ब्यूटीफुल को भी अगली बना देता है। इतना मेकअप हो जा लगा दिया करते थे वो लोग, समझ में आ गया आपको? तो उस टाइम की बात हो रही है। फिर आपके ऑथर बताते हैं कि कुछ एक्ट्रेस के नाम लेते हैं जो इस पैनकेक जो ब्रांड है मेकअप को वो यूज करा करती थी। ठीक है, चैप्टर में देखिएगा आप एक बार, अपनी जो फ्लेमिंगो है उसको एक बार आप 10-15 मिनट एक बार रीड कर लीजिएगा, बाकी हम चैप्टर समझ लेते हैं। चलो ओके, तो पैनकेक ये है और ये वहां पे इस तरीके से यूज किया जाता है। ओके चलो अब एक बार मेकअप रूम चलते हैं। मेकअप वो तो उस स्टूडियो में एक मेकअप रूम है जो थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने के बाद है, और वो कहाँ है भाई? सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर है रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल। और ऐसा कहा जाए रॉबर्ट क्लाइव उस समय कोई जो बहुत सारे एरियाज जीते थे इसने, तो इसी तरीके से ये बिल्डिंग भी इसने जीती थी। तो ये जो ऊपर वाले जो एरिया है ना, ये उसी में सिचुएटेड है। आपका जो मेकअप रूम है ना, गिमनी स्टूडियो का मेकअप रूम मेकअप डिपार्टमेंट है ना, तो ये वहां पर सिचुएटेड है। थोड़ा सा सीढ़ियों के ऊपर वाला जो रूम है ना, इस तरीके से समझ लीजिए आप, है ना। तो सब अब वहां पे वो मेकअप रूम कम एक बार्बर की जो दुकान होती है ना, जैसे नाई की दुकान होती है, वो ज्यादा लगता था। अब उसका जो देखना, सुनिए मेरी बात थोड़ा सा, आप मिरर पे के सराउंड में इतनी मतलब हैवी लाइट्स होती थी, हैवी लाइट्स, इतनी ज्यादा हैवी लाइट्स कि वो हैवी लाइट्स हुआ करती थी। देखो मेकअप जो था ना, मेकअप जो रूम था उसमें इतनी हैवी लाइट्स थी जिनसे जो एक्टर्स थे ना और एक्ट्रेस थी वो सफर करना पड़ता था उनको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से, बहुत मतलब इतने। और वो फ्रस्ट्रेट, आपके क्वेश्चन भी दे बिकम फ्रस्ट्रेट, है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे भाई वो, और इस तरीके से वो मतलब दिक्कत देता था उनको, फेस उनका इस तरीके से हो जाता था। और उनको एकदम ये जो आप समझें कि जो मेकअप इतना गंदे मतलब हैवी लाइट्स की वजह से हीट प्रोड्यूस होती थी, और बहुत ज्यादा मतलब एकदम फेस पे आपके चारों तरफ से एकदम लाइट्स ही लाइट्स करते, तो आप कितना सफर करोगे, समझ में आ गया आपको? तो वो स्टेट सफर करते थे ये लोग। ठीक है, चलो तो फिर पैनकेक अगर उनका यूज करा जाता था, पैनकेक यूज किया जाता था, एक सेकेंड, तो हाँ, तो पैनकेक यूज किया जाता था तो बहुत ज्यादा उनको बहुत एकदम वाइट कर दिया जाता था, एकदम समझ गए ना आप उस तरीके से। और मेकअप रूम में जो एक्टर एक्ट्रेस थे वो सफर करते थे हैवी लाइट्स की वजह से, तो ये भी हमारे को बताया गया। चलो ऑथर्स वर्क आता है, फिर हमारा ऑथर का वर्क आता है कि आपके ऑथर वहां पे क्या करते हैं, एक साइड में कॉर्नर है, उस फ्रेंच सी खिड़की है ना, तो वहां पे क्या करते हैं, देखो कटिंग सम इम्पोर्टेंट न्यूज, या कुछ भी ले लो, मतलब फ्रॉम द न्यूज़पेपर, है ना। ये भी कोई वर्क हुआ क्या, बताओ, है? अब ऐसा कहा गया है कि मेरा वर्क नहीं मानता था कि भाई कटर, ये मतलब है ना, न्यूज़पेपर होता है उसमें से कुछ क्लिप्स होती हैं या फिर कोई भी कटिंग्स होती है ना, उनको कट करना और फिर मैनेज इन ए फाइल। ठीक है, और इन कटिंग्स को कहा एक फाइल में मैनेज करना, तो ये एक वर्क था आपके ऑथर का। तो ये सोचते थे ये भी कोई वर्क होता है क्या, ये भी कोई वर्क होता है क्या, सब इनको इस तरीके से सोचते थे कि क्या ये वर्क है, ये कोई वर्क होता है कटिंग्स करना न्यूज़पेपर की और फिर उनको एक फाइल में। तो इनका जो बॉस था वो भी कई बार इनको ऐसे ही लगता था कि उसको भी ऐसे लगता था कि ये कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, अब ऑफिस बॉय का आता है एक, है ना, ऑफिस बॉय नाम है, ये ऑफिस बॉय नाम ही है इसका। ये बंदा 40 इयर्स का है। ठीक है, अब बताया जाता है इसका डिस्क्रिप्शन है अब कि ये जब ये गिमनी स्टूडियो, इसने ये देखो ये क्या काम करता है, पहले ये सुन लो। ये काम करता है जब क्राउड होता है ना गिमनी स्टूडियो में, है ना, क्राउड होता है ना, तो जब क्राउड शूटिंग होती है ना, है ना, शूटिंग होती है ना जब, तो क्या करता है, जब बहुत क्राउड होता है तो किस तरीके से शूटिंग होती है आपको पता है ना, जल्दी जल्दी इनको मेकअप करना पड़ता है ना।
तब मेकअप करता उन लोगों का। जब क्राउड शूटिंग होती है ना तो मेकअप करता है ये बंदा। आपका क्या नाम है? द ऑफिस बॉय, है ना। ऑफिस बॉय जब गिमनी स्टूडियो में बहुत क्राउड होता है, जिस दिन बहुत शूटिंग मतलब इतना ज्यादा प्रेशर रहता है, तो जल्दी जल्दी से सब एक्ट्रेस को इतना गंदे तरीके से पेंट कर देता है, एक तरीके से व्हाइट, है ना। तो ये काम करता है आपको ऑफिस बॉय। अभी ऑफिस बॉय है कौन? ये 40 इयर्स ओल्ड एक आदमी है भाई। ये इसने गिमनी स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया था? इसने ज्वाइन किया था टू बिकम एन एक्टर, है ना, और स्क्रीन राइटर, ए डायरेक्टर, और ये छोटी मोटी थोड़ी बहुत शेरो शायरियां भी कर लेता है। थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा बहुत कवि भी मानता है ये, है ना, और कभी भी मानता है, ठीक है। तो चलो फिर ये आपके ऑथर के पास जब रूम में बैठे होते हैं, कटिंग्स कर रहे होते हैं ना न्यूज़पेपर की, तो ये जाके उनको बोलता रहता है कि उनको अपनी ये जो मतलब नॉर्मल सी शायर मतलब कुछ हिंदी कविताएं वगैरह, जो भी तमिल कविताएं वगैरह सुनाता है, ठीक है। ओके, सुनाता है। तो अब आपके जो ऑथर है वो थोड़ी सी जो है ना, जब वो कटिंग कर रहे होते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता कि यार क्या बकवास कर रहा है ना, और समझ आ रहा है आपको, है ना। तो वो बकवास कर, फिर वो विश करते थे कि यार आज क्राउड शूटिंग हो जाए, मतलब तो जिससे ये उन काम में इसका क्राउड शूटिंग होगी तो क्या होगा, ये मेकअप करने लग जाएगा लोगों का, है ना, तो यहाँ से बिजी चला जाएगा, है ना, मैं मेरा आराम से शांति से बैठा रहूं, है ना। चलो, लेकिन ये बंदा बहुत हाईली एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा इसको ज्ञान है, बहुत अच्छे से इसको लैंग्वेजेस बोलना आता है, एक्टिंग भी अच्छी खासी कर लेता है। लेकिन ये हमेशा एक बंदे को ब्लेम करता है जिसका नाम है कोटामंगलम सुब्बू। सुब्बू एक व्यक्ति है जो एक ब्राह्मण है, ठीक है। तो इस वजह से, ब्राह्मण होने की वजह से उसको थोड़ा सा ज्यादा हाई दर्जा दिया जाता है, और ये सेकंड पोजीशन पर है। ओके, सेकंड पोजीशन पर है किस पे? गिमनी स्टूडियो में। बॉस के बाद जो नाम है वो सुब्बू ही है, जबकि ये उस ऑफिस बॉय से ज्यादा कम पढ़ा लिखा है, लेकिन ब्राह्मण है, और इसकी इतना और मल्टी टैलेंटेड है, सबसे बड़ी बात है। समझ आ रहा है आपको? मल्टी टैलेंटेड है, ए फाइन पोइट है, ओके, नॉवेलिस्ट है, नॉवेलिस्ट है, और बहुत ज्यादा इसको फिल्म का बहुत ज्यादा नॉलेज है। कोई भी सीन कैसे भी करवा लो, इतने आइडियाज हैं इसके पास, इतने आइडियाज हैं कि जिसकी कल्पना नहीं है आपको। कोई सा भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सीन दे दो इसको, ये करवा देगा, है ना। तो इतना इंटेलिजेंट है, इतना इसको नॉलेज है फिल्म इंडस्ट्री का, फिल्म सीन शूटिंग करने का। हमेशा ये लीड एक्टर्स के रूप में काम फिल्म में आता है ना, एक्टर भी है, लेकिन इन लीड एक्टर्स के मतलब जो मेन हीरो हीरोइन होते हैं ना, उन एक्टर्स उन लीड रोल नहीं करता है ये हमेशा सेकंड या थर्ड रोल करता है, और इसी की वजह से मूवी हिट होती है। मूवी हिट इसी की वजह से होती है क्योंकि इसकी रोल, इसकी एक्टिंग, इसका मतलब सारी चीजें इतनी मतलब एक अलग ही लेवल की है। तो इसी की वजह से जो गिमनी स्टूडियो है ना, वो एक पीक पर है। समझ में आ गया आपको? और ऑफिस बॉय भी कम नहीं है, लेकिन इसको ये लगता है, हमेशा इसको ब्लेम करता है, इसकी वजह से फ्रस्ट्रेट रहता है कि इसकी वजह से आज मैं मेरी पोजीशन पर नहीं। क्योंकि ऑफिस बॉय भी तो करने तो क्या आया था, एक्टिंग करने तो आया था, और अपना मतलब अच्छा खासा एक्टर बनना चाहता था, स्क्रीन राइटर बनना चाहता था, डायरेक्टर बनना चाहता था, है ना। लेकिन कर क्या रहा है वो? मेकअप कर रहा है क्राउड का। समझ में आ गया आपको? और ये इतना बड़ा नाम कर लिया इसने अपने गिमनी स्टूडियो में, इसी की वजह से पीक पर है। इतना खतरनाक, मल्टी टैलेंटेड, और इसकी सेकंड पोजीशन है। बॉस के लिए प्रति बहुत लॉयल है ना, बॉस से अपने बहुत ज्यादा लॉयल है भाई, और बॉस के मतलब एकदम होता है ना राइट हैंड, उसी तरीके से इतना पावर है इसमें। तो सुब्बू का थोड़ा सा आप ध्यान से, आपको बता दिया मैंने चीजें, आप लिख लीजिएगा। और इसको एक्टिंग की भी बहुत अच्छी नॉलेज है, अच्छी खासा पोइट्री भी बहुत शानदार करता है, नॉवेल्स भी बहुत अच्छे लिखता है, हर तरीके से बेस्ट है। समझ में आ गया आपको? अब लीगल है। अब एक गिमनी स्टूडियो में थोड़ा सा साइड में एक स्टोरी डिपार्टमेंट था। एक स्टोरी डिपार्टमेंट था भाई। स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन होते हैं? स्टोरी डिपार्टमेंट में राइटर्स होंगे, और राइटर्स होते थे, और कुछ पोइट्स होते थे, और एक लीगल एडवाइजर रहा था, ठीक है। अब लीगल एडवाइजर की बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। तो एक स्टोरी डिपार्टमेंट था,
ठीक है। इसमें एक लीगल एडवाइजर था, लॉयर, ठीक है। अब इसका काम तो क्या है, लीगल एडवाइजर यानी लॉयर का क्या काम होता है भाई, आपको अकॉर्डिंग मतलब अच्छी चीजें बताना, क्या सही है क्या गलत, लेकिन ये हमेशा लीगल से इलीगल समझ लो इसको, समझ में आ गया आपको, इलीगल था और ये अपोजिट टू हिज वर्क, अपोजिट टू हिज वर्क। मैं बताऊंगा आपको कैसे, कि अपोजिट टू हिज वर्क था और अपने नाम के भी विपरीत में था। लीगल एडवाइजर होता है, लॉयर का जो काम होता है वो नहीं। अब क्या होता है, बात स्टोरी अपनी आगे बढ़ती है, वो सारी चीजें आपको बता दी ऑथर ने। फिर हम आगे आते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक एक्ट्रेस थी, बहुत ही अच्छी फेमस एक्ट्रेस थी, है ना, ओके, एक्ट्रेस थी। तो एक दिन रिकॉर्डिंग, एक शूट चल रहा था, तो उस शूट में अब कई बार एक्ट्रेस थोड़ी सी, कई बार नहीं हो पाता, थोड़ी सी चीजें हो जाती है, तो वो थोड़ा सा एग्रेशन में आ जाती है ना। तो एग्रेशन में आ जाने के बाद वो इतने गंदे तरीके से जो सेट वाले जो लोग थे ना, जितने भी, उनके साथ बिहेव करने लग गए रूडली, एग्रेशन में, इतना एंगर के साथ। अब इस बंदे ने क्या किया, आपके जो लीगल एडवाइजर है ना, इसने क्या, जो रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है ना, वो उस समय ऑन कर लिया। और वो जो उस समय वो बिहेव कर रही थी, वो जिस तरीके से बोल रही थी ना, और सारी चीजें इस बंदे ने क्या कर ली, रिकॉर्ड कर ली उस समय, ठीक है, रिकॉर्ड कर ली। और रिकॉर्ड करने के बाद क्या हो जाता है, रिकॉर्ड करने के बाद जब वो चुप होती है ना बोल के, तो फिर उसको उसके सामने सुना देता है। तो उस तरीके से उसका करियर खत्म कर दिया इस बंदे ने, लीगल एडवाइजर ने। मतलब एक एक्ट्रेस जो इतनी फेमस एक्ट्रेस, अब वो इस तरीके से कर देगी, तो उसका तो डिफेम को होता है ना, बदनामी वाली चीज, वो हो गई उसके। और फिर वो उसने गिव अप कर दिया, किससे, एक्टिंग से। उस एक फेमस एक्ट्रेस थी, है ना। तो वो बताया गया हमारे को कि इस लीगल एडवाइजर ने उस दिन ऐसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, फिर बाद में उसको दिखा दी, और सबको दिखाने की इस तरह करा, तो इसने छोड़ दी, मतलब गिव अप कर दिया। और आप सोचो, स्टोरी डिपार्टमेंट में जो जितने भी लोग थे ना, वो क्या थे भाई, बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। और खादी होता है ना, खादी पहनते थे, है ना, धोती कुर्ता, है ना, ये रहती थी ड्रेस, एक ड्रेस कोड ये रहता था, खादी पहनना, धोती कुर्ता वगैरह उस समय जो चलन थी वो। लेकिन ये आपका जो लीगल एडवाइजर है ना, ये अलग, मैंने कहा ना, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है। अब ये क्या पहनता है भाई, ये इसकी बजाय क्या पहनता है, धोती कुर्ता और सबकी बजाय कोट पहनता है, पैंट्स पहनता है, टाई, है ना, समझ में आ रहा है आपको, कोट पैंट टाई। और जो भी, ये ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करता बिल्कुल भी, है ना। जो कोड, ड्रेस कोड होता है ना इसमें स्टोरी डिपार्टमेंट में, उसको एक कोड। अब क्या हुआ, थोड़े समय बाद की, ये देखो, लीगल एडवाइजर के बारे में पता चल गया आपको, किस तरह इसने एक एक्ट्रेस के जो जीवन ही खत्म, मतलब एक तरीके से उनकी एक जो पेट पे लात मार देने वाली चीज हो जाती है ना, कि करियर ही खत्म कर दिया, तो ये कर दिया था इसने। और ये लॉयर, जिसका मैंने बताया ना अपोजिट, काम ही अपोजिट का, ड्रेस कोड भी नहीं पहनता था, इस तरीके से रहता था, है ना। तो बस ये चीजें हैं, ठीक है, चलो। खादी पहनते थे, बाकी जो और राइटर्स वगैरह रहते थे, है ना। तो पोइट आपके चैप्टर का नाम इसलिए क्योंकि जो मेन पोइट्स होते थे ना उस समय के, जो कंटेम्प्रेरी समकालीन जो मेन पोइट्स, आपके बुक में देख लेगा नाम, देख कुछ है 4-5 नाम, है ना। तो वो आया करते थे स्टोरी डिपार्टमेंट में बैठने और बात करने, है ना। उनका किसी, कोई भी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं रहता था उनका, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मतलब बिलीव नहीं करते थे, अगेंस्ट थे कम्युनिज्म के, समाजवादी चीजों के, है ना। और मतलब गांधीज्म पर बात करते थे, है ना, गांधीज्म पर, गांधीवादी विचारधारा के लोग थे, है ना। और ना इस तरीके से बातें करते थे जो पोइट्स वगैरह, और बाकी ये चीजें थी स्टोरी डिपार्टमेंट में। तो एक बार क्या हुआ, जो ऐसा श्वासन है ना, अपने इसके फाउंडर, अपने गिमनी स्टूडियो के, तो उन्होंने एक बार इस लीगल एडवाइजर को क्या कहा कि भाई इसको एक फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए दी, कि तो भाई एक फिल्म प्रोड्यूस कर, तू एक फिल्म प्रोड्यूस कर। लेकिन क्या हुआ, इसको पैसे, इसने बहुत अच्छी फिल्म प्रोड्यूस करी, लेकिन क्या हुआ, फिल्म है ना वो फ्लॉप हो गई।
जो फिल्म थी वो, लेकिन क्या हुआ भाई, वो जो फिल्म थी ना वो फ्लॉप हो गई। इतना पैसा लगाया, इतने तरीके से सब कुछ करा, लेकिन वो फिल्म ही फ्लॉप हो गई। और फिर इसके बाद से स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया, स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया उसी समय से। इसको एक बार प्रोड्यूस करने को दी, पैसा लगाया, सब कुछ, सारा पैसा वेस्ट गया, सारी फिल्म खराब, कोई भी कुछ मिला जुला कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उसके बाद से जो स्टोरी डिपार्टमेंट था ना आपका, इसको बंद कर दिया गया। आगे स्टोरी पर आते हैं हम, क्या स्टोरी है अपनी। हाँ, थोड़े समय बाद क्या होता है, एक इंटरनेशनल रिफॉर्म शोज देयर कल्चर है, एक MRA करके कोई एक ग्रुप आता है लोगों का, ठीक है। देखो, मॉरल रीअरेंजमेंट आर्मी इनका फुल फॉर्म है ना, केम टू शो देयर प्लेस इन गिमनी। उस समय देखो नाटकों का बहुत ज्यादा प्रचलन था, है ना। और क्या ये जो गिमनी स्टूडियो वाले जो पिक्चर भी बनाते थे, थोड़ी सी जो नाटकों पे बेस्ड होती थी थोड़ी सी, है ना, तो उस टाइम नाटकों का बहुत प्रचलन था। तो ये जो MRA एक ग्रुप आया था। अब एक तरीके से आप मान लो कि ये कल्चरल एक्टिविटीज होती है ना, वो शो करने के लिए जो नाटक दिखाने के वाले जो लोग होते हैं ना, तो वो आए थे। कहां पर आए थे? गिमनी स्टूडियो में आए थे। क्या दिखाने के लिए आए थे? इन्होंने 2 नाटक प्ले करे थे गिमनी स्टूडियो में, और सबने बैठ के देखे थे। जितने भी 600 मेंबर्स थे ना, उन्होंने सबने बैठ के देखा था वो नाटक इनके दोनों, और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा उन सबको, बहुत ज्यादा अच्छा लगा सबको, ठीक है। फिर बाद में जब ये चले गए ना, तब इनको पता चला कि अच्छा, वो जो पार्टी, ये जो लोग आए थे ना, वो जो ग्रुप आया था, वो जो एक्टिंग करके गए थे, उनके एक्टर्स, जो उनके जो प्लेस थे, वो कम्युनिज्म के विरोध में थे, है ना। वो इनको बाद में पता चलता है, थोड़ा से बाद में डिस्कस वगैरह होता है ना जैसे ग्रुप में, तो इस तरीके से बाद में चीजें आई कि अच्छा, वो उस दिन वो आए थे ना ग्रुप, उन्होंने 2 प्लेज करे थे, है ना, 2 नाटक करके गए थे, हमको कितने अच्छे लगे थे, सबने देखे थे। तो वो उनको बाद में पता चला कि वो कम्युनिज्म के विरोध में थे, और कितना अच्छे तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट करा। चलो, अब थोड़े समय बाद की बात आती है, थोड़ा समय चलता आगे, धीरे धीरे टाइम पास होता है। एक बार आपके जो SS वासन है, उनके पास फोन आता है। अब फोन आता है, वो उठाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब क्या, अब कौन आ रहा है? फिर कोई ग्रुप आ रहा है क्या? तो फिर कहते हैं नहीं, इस बार कोई ग्रुप नहीं, एक सिंगल आदमी आ रहा है ना, एक सिंगल आदमी आ रहा है। और वो अच्छा, क्या है भाई, क्या? अरे भाई बहुत अच्छा, फेमस है, राइटिंग करता है, बहुत अच्छी राइटर, है ना, और एडिटर है बहुत बड़ा। अब आपके SS वासन भी उस समय तमिल की एडिटिंग्स करते थे, है ना। तो अब एक एडिटर है, दूसरा एडिटर आ रहा है, इस तरीके से एक राइटर आ रहा है। तो इनको बहुत ज्यादा अंदर से हो रही थी खुशी टाइप की सी, कि वाह यार, कोई आ रहा है। समझ आ रही है आपको? कोई एडिटर आ रहा है। चलो, आफ्टर लॉन्ग टाइम एक पोइट, अब वो पोइट भी है, ग्रेट नॉवलिस्ट भी है, एडिटर है, इंग्लिश मैन या इंग्लिश पोइट, है ना। तो भाई अब एक बंदा आता है गिमनी स्टूडियो में, काफी फिर आता है, सब बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए सब, मन से लगा हुआ अच्छा खासा। अब एक टॉल हैंडसम, थोड़ा सा हाइट में एकदम बढ़िया और हैवी, और उसकी वॉइस एकदम अलग भारी टाइप की सी, है ना। और एक बंदा आता है, अभी नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो वो एक स्पीच देके जाता है, स्पीच देता है वो, ठीक है, स्पीच देता है। और जितने भी लोग होते हैं ना, किसी को कुछ नहीं समझ आता। वो आया, थोड़ी देर खड़ा रहा, स्पीच दी इंग्लिश में और गया। उसका आना भी यूं ही और उसका जाना भी यूं ही, कुछ भी समझ नहीं आया किसी को कि वो क्यों आया था, वो क्या, और वो कंटिन्यू बोले जा रहा, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है। सोचो आप। तो क्योंकि भाई देखो, ना तो इंग्लिश पोइट्री से टेस्ट था उन लोगों को, है ना, टेस्ट मतलब जानकारी वगैरह रहती, और इंग्लिश एक्सेंट उनके थोड़ी सी समझ नहीं आ रही थी, और थोड़ा सा इन चीजों से अनफेमिलियर थे, है ना। तो इस वजह से चीजें समझ नहीं आ रही थी। अब कौन है यार, क्या है, कौन आया था यार, क्या बक के चला गया, क्या, इस तरीके से स्टेट थी। समझ आ गया आपको? तो ये वाली चीज हुई, है ना। चलो, इस इंग्लिश पोइट स्पीच हुई थी, वो आया था और ऐसे आके बोला, और फिर वो अपने आप ही चला गया। चलो, फिर थोड़े समय बाद एक होता है शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन होता है। आगे से इंग्लैंड से एक आता है कि भाई एक शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन करेंगे हम, है ना। तो एक मैगजीन है द इनकाउंटर करके, है ना, एक पत्रिका है इनकाउंटर करके, द इनकाउंटर करके, है ना। तो ये एक वो करवा रही है, एक शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन करवा रही है ना। अब आपके ऑथर भी राइटर है, तो इनकी इच्छा थी बहुत कि भाई मैं इस कंपटीशन में भाग लूं। तो ये क्या चले जाते हैं
कहाँ चले जाते हैं, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में चले जाते हैं, है ना। चलो लाइब्रेरी में जाने के बाद अब ये जाके वहां क्या करते हैं, द इनकाउंटर करके जो बुक थी ना, वो मैगजीन थी, वो देखते हैं, वो देखने जाते हैं, वो ढूंढने जाते हैं। अब इनको जल्दी ही मिल जाती है क्योंकि बहुत पॉपुलर है और बहुत बड़े पॉपुलर राइटर ने लिखी है ना। तो क्या होता है, हाँ फिर क्या होता है भाई, अब ऑथर गए, आपके अशोकामित्रन गए और फिर देखा, वो ढूंढी बुक, नहीं मिल, तुरंत मिल गई आगे, है ना, तुरंत मिल गई। उसका बाद उन्होंने उसका जो फ्रंट ऊपर जो होती है ना बुक को देखा और उस पर नाम देखा, द इनकाउंटर। बहुत फेमस मैगजीन रही है अपने इंग्लिश में, है ना। तो बाकी लिटरेचर वाली चीजें हैं ये। बाकी चलो हाँ, द इनकाउंटर बहुत फेमस चीज, ये मैगजीन थी। अब ये मिल गई इनको, अब इसका इनकी चुके इसका है ना, ये एडिटर कौन है भाई, इसका संपादक कौन है, इनकी इच्छा हो रही थी भाई जानने की, है ना। तो इनको देखने को मिला कि अपने थोड़ा, अब इसी के नीचे नाम लिखा हुआ था ऑथर का, स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट रहे हैं, बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट रहे हैं। आपकी फ्लेमिंगो बुक में अभी पिछले 2 सालों की बात है, 2022 तक, हाँ 2022 23 तक 23 तक, हाँ तब तक एक चलती थी आपकी फ्लेमिंगो बुक में, थर्ड पोइट्री चलती थी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। ये इन्हीं की लिखी हुई है, बहुत अच्छे इंग्लिश राइटर है, नॉवलिस्ट रहे, पोइट रहे। अब इसका नाम पढ़ते ही आपके ऑथर एकदम अमेज्ड, सरप्राइज्ड, एकदम इस तरीके की स्टेट में चले गए, स्टीफन स्पेंडर, अरे ये तो वही पोइट है जो एक समय पे कहा कहाँ गिमनी स्टूडियो में आया था, सब उसकी स्पीच, वो स्पीच दे रहा था, किसी को समझ ही नहीं आ रही थी, वो इंग्लिश पोइट्री बोल रहा था, वो कुछ और रेफरेंसेस बोल रहा था, वो अपनी स्पीच में उसकी इंग्लिश एक्सेंट थी। अरे अच्छा, ये तो वही स्टीफन स्पेंडर है जो उस दिन कम्युनिज्म के विरोध में बोलने आया था। अब ऑथर कनेक्ट हो चुका है कि वो उस दिन वो जो आदमी आया था ना, वो स्पीच दे रहा था, हम सब एकदम किसी को समझ नहीं आ रही थी वो कौन था, वो स्टीफन स्पेंडर थे। वह और ऑथर इस तरीके से एक अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ मेरा भाई से आज, मतलब वैसे तो कोई भाई नहीं है, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे भाई के बारे में जानने के बाद, समझ रहा आपको, इस तरीके से उनको फील हो रहा है ना। तो अब ऑथर को पता चल गया कि उस दिन वो गिमिनी स्टूडियो में वो जो ए पोइट, ग्रेट नोवेलिस्ट, एडिटर, मैंने आपको बताया था ना अभी, स्पीच दी थी और सब, वो कौन था, वो स्टीफन स्पेंडर था। समझ में आ गई अब आपको क्यों नहीं समझ आ रही थी, वो भी क्योंकि इंग्लिश पोइट है, इतना बड़ा नॉवेलिस्ट है। तो अब ये तमिल वाली चीजें, इनको थोड़ा सा तमिल बैकग्राउंड और सब चीजें हैं, तो ये इनको नहीं समझ आती चीजें। समझ में आ गया आपको, चलो अब ठीक है, थोड़ा सा अब पॉइंट को समझ आ गया कि वो स्टीफन स्पेंडर था। अब चलो, काफी लंबा समय बीता, है ना। अब स्टोरी, अब पोइट आपके जो ऑथर है वो गिमनी स्टूडियो छोड़ चुके हैं, है ना, काफी लंबा समय हो गया है ना। तो अब इनके पास इतने पैसे होते थे जितने अपना गुजारा चला लेते थे और कुछ छोटी मोटी चीजें ले आया करते। तो एक दिन जाते जाते इनका मन हो रहा है कोई बुक लेकर आने का, ठीक है, बुक लेकर आने का। तो एक पास ही जाते हैं, तो एक है ना बाज बुक शॉप पे जाते हैं और वहां पे बहुत सस्ती बुक्स मिल रही थी, बहुत सस्ती बुक्स मिल रही थी, है ना, बहुत सस्ती बुक्स मिल रही थी। तो अब कहा कि ये बुक चाहिए मुझे, कह रहे ले जाओ, कितनी, बहुत सस्ती है। और क्या इतनी सस्ती बुक, हाँ क्या रूसी क्रांति खत्म हो चुकी है, अब रूसी क्रांति खत्म हो चुकी है, तो बुक्स अब अपने जो जो नेचुरल मूल्य है उसमें आ जाएगी, है ना। अब उन्होंने एक बुक ली, क्या नाम था बुक का, द गॉड दैट फेल्ड, ये बुक ली। अब उस बुक को देखा ना उन्होंने, तो उस बुक के ऊपर राइटर्स थे 4-5, है ना। तो उन्होंने देखा कौन कौन थे राइटर्स थे, 6 राइटर्स थे, और 6 ही राइटर्स थे। उन्होंने अपनी जो जर्नी थी ना, अपनी अपनी जर्नी थी कम्युनिज्म के लिए, उन्होंने लिखा था, जिस बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड, है ना। और ये 6 राइटर्स थे। राइटर्स कौन थे देखो, आंद्र गाइड और रिचर्ड राइट और अर्थर कॉस्टर और स्टीफन स्पेंडर और लुइस फिस्चर। इन 2 नाम से तो आप फैमिलियर हो गए, स्टीफन स्पेंडर से इसलिए। और लुइस फिस्चर को ना, आपके इंडिगो चैप्टर जो लिखा है ना गांधी जी वाला, वो लुइस फिस्चर जी ने ही लिखा है। और इन दोनों नाम से तो आप फैमिलियर हो गए। तो इन्होंने ये
जो जर्नी है वो लिखी थी द गॉड दैट फेल्ड में, है ना। तो अब ऑथर ने बुक ली और फिर क्या, वाह स्टीफन स्पेंडर मेरा भाई, वो फिर अपने सारा अच्छा उस दिन ये आए थे, उस दिन कितना अच्छा लगा था, सब चीजें अपने सारी जो पास्ट के जो गिमिनी स्टूडियो का जो मेमोरीज थी उनको याद कर रहे हैं वो, है ना। अच्छा मेरा स्टीफन स्पेंडर भाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनसे, इनको फील करके वगैरह वगैरह। और फिर बुक हाथ में है, अब अपना जो गिमनी स्टूडियो का जो अपनी मेमोरीज थी ना, कितने अच्छे पल थे गिमनी स्टूडियो के मेरे, कितना मैं प्रसन्न था, कितना अच्छे से मेरी जर्नी रही गिमनी स्टूडियो में, बहुत अच्छे से मैंने सब फील किया, एक्सपीरियंस किया मेरे गिमनी स्टूडियो का, और सब आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो बस एट द एंड ऑथर आपने जो पास्ट है उसको रिमेम्बर करते हैं थोड़ा सा, गिमनी स्टूडियो में जो उन्होंने मेमोरीज इकट्ठी करी ना वो। चलो, आपकी स्टोरी है यहाँ पे खत्म हो जाती है। थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया होगा, थोड़ा सा डिटेल में बता दिया भाई इस वजह से, बाकी आपको समझ आ गया होगा, है ना। थोड़ा सा लंबा लेक्चर, ये जैसे मैं आपको देख लीजिए प्रीवियस, मैंने अगर समरी कराना चाहता मैं इसको आपको 15-20 मिनट में करा देता, 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा, है ना। लेकिन अच्छे से डिटेल में एक एक चीजों को रेफरेंस देके बताया आपको, ढंग से फ्लो में बताइए चीजें, बोली कहीं जोर करा है, कहाँ धीरे बोला है ना। ये चीजें नोट करी होगी आपने, तो इसीलिए कराता हूँ जिससे समझ आ जाए बस, है ना। बहुत अच्छे से फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स भी तो रहते हैं ना, तो सही रहता है उससे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस लेक्चर देख कर आओ क्वेश्चन आंसर से पहले। हर वीडियो में जो पुराने बच्चे हैं वो देखते हैं ये चीज, है ना, कि क्वेश्चन आंसर से पहले एक बार प्रीवियस लेक्चर जरूर देख कर आए। ओके, तो हमने कर लिया आपका जो चैप्टर है पोइट एंड पैनकेक्स, पैनकेक्स आपको बता ही दिया, है ना। गिमनी स्टूडियो वाले, फिल्म इंडस्ट्री वाली सारी चीजें जो इस चैप्टर में थी हमने कर लिया बहुत अच्छे से। एक बार आप है ना 10-15 मिनट एक बार बुक को रीड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये चैप्टर, ये वीडियो है, एक बार फिर से देख लीजिएगा एकदम। मैं श्योर हूँ आपको समझ आ गया होगा पूरा चैप्टर, है ना। क्वेश्चन भी छोटे मोटे होंगे तो आप आराम से कर सकोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं जो इंपॉर्टेंट, उन पर बात कर लेंगे, है ना। बहुत ईजी से हैं, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो बस आपको क्या करना है, आपको अच्छे से चीजें, लेक्चर्स जो है प्लेलिस्ट में अच्छे से अरेंज्ड है, रेगुलर अटेंटिवली क्लासेस आप लीजिए। ओके, बस प्यार बनाए रखें, सपोर्ट कीजिए। ओके, हम क्लास 12th आरबीएससी इंग्लिश, है ना, कंपलसरी बहुत अच्छे वे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से हमारे अरेंज्ड हैं सारी चीज़ें, बहुत अच्छे वे में। जो बच्चे जुड़े हुए उन सभी को पता है ना। और आप अगर नए हैं तो आज ही जुड़ जाइए। हम टिल दी बोर्ड एग्जाम तक इतने अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे जिससे आप एकदम फुली कॉन्फिडेंट होकर, फुली प्रिपेयर्ड होकर आपकी जो बोर्ड एग्जाम है इंग्लिश की वो देकर आए। बस यही, और हमारा टारगेट है 95+ मार्क्स का, जो हम मिलकर अचीव करेंगे। आप जिस हिसाब से मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, बस आप उसी वे में पढ़े, आप अच्छे से चीज़ों को समझे। कोई भी डाउट हो आपको, यू कैन मैसेज में। आप देखो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ें बोलनी हो, आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।